तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे साइंस 2 का थर्ड चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, जहाँ पे न्यूट्रिशन, अपने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और प्रोटीन्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ये सारी चीजें आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा, मतलब लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2, जिसमें आप एक ऐसे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो आपको जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है, बट आपकी स्पीशीज को मेंटेन करके रखने के लिए, दैट इज टू मेंटेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। दैट पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो चलो देखते हैं हम अपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल में, स्टार्टिंग इट विद इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज यहाँ पे नेम आ गया चैप्टर का लाइफ प्रोसेस में। देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो वी हैव स्टडीड वेरियस लाइफ प्रोसेस इन द प्रीवियस क्लास, मतलब पिछले चैप्टर में आपने बहुत सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा। इन सारे लाइफ प्रोसेसेस में आपने देखा कौन से लाइफ प्रोसेस देखे। एक लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन, मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन, ये सब आप हमेशा से पढ़ते हैं। इस चैप्टर में यू हैव टू स्टडी लाइफ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो बिसाइड्स दीज, इन सारे लाइफ प्रोसेसेस के अलावा एक और लाइफ प्रोसेस है जो हमें कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज बनाए रखने के लिए जरूरी है, जिसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ये जो डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है, ये एक फीमेल गैमेट है, फीमेल जर्म सेल, दैट इज एग सेल या ओवम भी कहते हैं। और ये जो सेल्स आपको दिख रहे हैं, ये है मेल गैमेट, दैट इज स्पर्म। ठीक है। हाउएवर रिप्रोडक्शन डज नॉट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, न्यूट्रिशन की तरह नहीं है ये कि अगर आप नहीं खाना खाएंगे तो मर जाएंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ठीक है, बट इट हेल्प्स टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल, एक टाइम था जब टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड थी इंडिया में, सिर्फ 1411 टाइगर्स वर लेफ्ट। आज फिर उन्हें कंजर्व करके बहुत अच्छे से जूलॉजिकल पार्क्स में, जूज में और बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट में उन्हें कंजर्व करके आज उनका नंबर बढ़ाया गया है। तो कैसे बढ़ाया गया उनका नंबर? बाय दिस लाइफ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। सो हाउ वी विल डिफाइन रिप्रोडक्शन? लेट अस सी फर्स्ट द डेफिनेशन। सो यहाँ पर ना 2-3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज कौन से? द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी है, सेम स्पीशीज, मतलब ह्यूमंस के बच्चे ना ह्यूमंस ही होंगे, कैट्स के बच्चे जैसे किटन्स होते हैं, डॉग्स के बच्चे जैसे पप्स होते हैं, वैसे यहाँ पे ह्यूमंस के बच्चे ह्यूमंस होंगे। दैट मींस एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को बना सकता है ऑफ द सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी मदद से एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। तो दिस इज द डेफिनेशन व्हिच यू कैन राइट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो कैसा होता है ना, शायद कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो, ठीक है, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ना हो, बट ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है और वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ऐसा नहीं होगा कि देखिए घर पे हमारे 2 आपने चेयर्स खरीद के लाई और कुछ दिनों में देखा एक छोटी सी नन्ही सी चेयर पैदा हुई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज वो नॉन लिविंग है। चेयर क्या है? नॉन लिविंग। बट यहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक अगर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, इन्हीं में से एक होता है रिप्रोडक्शन भी, जो कि डिफाइन करता है कि भाई अगर कोई लिविंग है ना तो उसमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरियस रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज। एक स्पीशीज में जो इवोल्यूशन होता है उनमें रिप्रोडक्शन के 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में से एक मोड, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, भी रिस्पॉन्सिबल है। बाकी जितनी भी थियोरीज आपने डार्विन्स थियोरी में पढ़े वो सब भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे लमार्किज्म भी एक पार्ट था जो कि इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कहता है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसी तरह से रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर इवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन काफी पुराना ट्रेस किया गया है। ठीक है,
तो कौन से दो मेन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं या दो मेन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, आप सब जानते हैं। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जहां पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होता है? जहां पे कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। कौन से होते हैं वो दो पेरेंट्स? मेल पेरेंट एंड अ फीमेल पेरेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे? टू पेरेंट्स। दैट मींस वी कैन कॉल इट एज अ बाय पैरेंटल रिप्रोडक्शन ऑल्सो। यहाँ पे दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। नॉट ओनली इन एनिमल्स बट प्लांट्स के केसेस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, प्लांट्स में भी मेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर्स होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मेल प्लांट होता है, फीमेल प्लांट होता है। प्लांट्स के केसेस में भी, वहां पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है कि टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट। ऑफ कोर्स उनके गैमेट्स भी इन्वॉल्व होंगे। मेल गैमेट जिसे स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट जिसे एग्स कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि गैमेट्स आर फॉर्म्ड, और आपने पिछले चैप्टर में ही माइटोसिस मियोसिस पढ़ा है। तो गैमेट्स किस तरह से बनते हैं? कैन यू नेम दैट प्रोसेस बाय व्हिच गैमेट्स आर फॉर्म्ड? यस, करेक्ट, दैट इज मियोसिस। कौन सा प्रोसेस है? मियोसिस, जिसपे आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। थर्ड पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। क्या मतलब है फर्टिलाइजेशन होने का? फर्टिलाइजेशन मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के अंदर चला जाए, दैट इज दोनों फ्यूज हो जाए, इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहता है। फर्टिलाइजेशन देखो दो तरह से होता है, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या मतलब इसका? इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जब फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट का फीमेल गैमेट में जाकर फ्यूज होना फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है, दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स पता होगा आपको। तो फ्रॉग्स में जो फीमेल फ्रॉग होती है ना, वो पानी में एक जगह पर आकर के किसी लीव्स के आसपास अपने एग्स रिलीज कर देती है, और जो मेल होता है ना, वो वहीं पे आकर बॉडी के बाहर ही पानी में ही स्पर्म्स रिलीज कर देता है और उसी पानी को एग्स के ऊपर रिलीज करता है। तो दैट मींस जो फर्टिलाइजेशन है वो फ्रॉग के बॉडी के बाहर हो गया, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पॉइंट क्या है कि फर्टिलाइजेशन अकर्स। दैट मींस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या नहीं होता रहेगा? फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता रहेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पॉइंट क्या है? गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो ऑपोजिट पॉइंट क्या लिखोगे? गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। असेक्सुअल में क्या लिखोगे? इट इज अ यूनिपैरेंटल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस। अगर आपने पिछले चैप्टर में माइटोसिस मियोसिस का डेफिनेशन और डिस्टिंग्विश पढ़ा है तो आप उसमें लिख सकेंगे कि मियोसिस लीड्स टू ग्रोथ, माइटोसिस लीड्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मियोसिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। मियोसिस के थ्रू क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। माइटोसिस में एक सिंगल सेल से दो सेल्स बनती है, मियोसिस में आप देखेंगे एक सिंगल सेल से चार गैमेट्स बनते हैं। तो ये काफी सारे डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर में याद करना है। ठीक है, एक और पॉइंट आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस। तो ऑफ कोर्स यहां पे क्या आएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि वेरिएशंस अकर। वेरिएशन होने का क्या मतलब है और क्या फायदा है? तो वेरिएशन मतलब होता है अगर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहा है और उसका जो ऑफस्प्रिंग है उसमें अपने पेरेंट से डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं अनबन हो गई, वो वाला डिफरेंस नहीं। डिफरेंसेस मतलब कैरेक्टर्स में चेंजेस आ रहे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, दोनों अपने अपने 50-50% ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो नया जनरेशन बन रहा है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जिनके अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग उनके फीचर्स हैं। तो जो बच्चा है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। हेंस वो अपने किसी एक पेरेंट की तरह 100% सेम नहीं होता है, वो दोनों की तरह थोड़ा थोड़ा होता है ना। इसीलिए वेरिएशंस मतलब बदलाव होता है, और बदलाव ही प्रकृति का नियम है। आप सबने पढ़ा रहेगा चेंज इज अ रूल ऑफ नेचर। तो ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमारे आसपास का एनवायरनमेंट आप बताओ सेम है कि कॉन्स्टेंटली चेंज होते रह रहा है।
एनवायरमेंट चेंज हो रहा है ना, तो हमें अपने बदलते एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बदल लेना पड़ेगा। अगर हम नहीं चेंज करेंगे अपने आप को, देन वी हैव नो राइट टू सर्वाइव, एंड दैट इज रिटन इन द बुक, ठीक है, ऑफ इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज, कि वही ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं जो अडाप्ट करते हैं, जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदल देते हैं, दे विल सर्वाइव, रेस्ट विल पेरिश, रेस्ट गायब हो जाएंगे अर्थ से, जैसे डायनासोर गायब हो गए। सो वेरिएशंस, अगर अब हम इसके डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लेंगे सारे के सारे। फर्स्ट आपने देखा वहां पे 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व, सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। दूसरा वहां पे आपने देखा गैमेट्स आर फॉर्म, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, fertilization takes place, fertilization does not takes place, cell divides by meiosis, cell divides by mitosis, वेरिएशन occurs, जो कि अच्छी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पर यहाँ पे एक ड्रॉबैक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है वेरिएशंस क्रिएट नहीं होते। क्यों? एक ही पेरेंट है ना, एक सिंगल पेरेंट जो अपना जेनेटिक मटेरियल पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट करेगा अपने नेक्स्ट जनरेशन में, तो नेक्स्ट जनरेशन के पास पूरा का पूरा डीएनए किसका है, एक ही पेरेंट का है ना। तो ऐसे में वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट के 100% सेम है, और उसका भी जो बच्चा होगा वो भी इसके 100% सेम होगा। मतलब इवन आफ्टर 1000 लेवल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, 1000 जनरेशंस, ये जो है वेरिएशंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और करेंगे भी तो बहुत ही मिनिमम, एंड दैट इज द रीजन इनमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे आसपास का एनवायरमेंट चेंज हो रहा है और ये अपने अंदर चेंजेस ही नहीं ला पाते। अगर चेंजेस नहीं लाएंगे तो जिंदा रहेंगे क्या? कोई नहीं रहेगा, है ना। तो दैट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक पॉइंट यहाँ पे दोनों में मिसिंग है कि दोनों में फायदे क्या है, ठीक है, दोनों का एक फायदा भी एक नुकसान भी है। तो नुकसान तो बताया यहाँ पे, इसका फायदा बताया कि वेरिएशन सारा अगर, यहाँ पे इसका नुकसान है कि वेरिएशन नहीं होता है, पर इसका भी एक फायदा है। क्या फायदा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी फास्ट, मतलब बहुत फटाफट नए इंडिविजुअल्स बनाए जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो बहुत ही स्लो है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ एलिफेंट्स, आफ्टर अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ 21 मंथ एक बच्चे को जन्म देता है एलिफेंट। सो यू कैन कंसिडर लगभग 2 साल में, प्रेगनेंसी पीरियड 2 साल का अटेन करके एक बच्चे को जन्म दिया। क्या ये रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत स्लो है ना, तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो आई होप आपने ये सारे आंसर्स जो है डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। तो लेट अस मूव फर्दर। यहाँ पे सेक्सुअल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कि किस तरह से वो रिप्रोड्यूस कर रहा है। एक सिंगल सेल है जो वो धीरे धीरे कैसे 2 डॉटर सेल्स में बन गई। एक सिंगल सेल, न्यूक्लियर डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, एंड देन 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये आपको आ सकता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कौन से मेथड्स हैं यहाँ पे? तो 3 टाइप है यहाँ पे, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और बडिंग। लेट अस सी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है कि बिना गैमेट्स को इन्वॉल्व किए अगर नए ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज के, उसी प्रजाति के, तो हम उसे हम बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो कितने तरह से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका एक बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर, ये है अमीबा। क्या है ये? अमीबा। एंड देन अमीबा में आप स्टेजेस देख सकते हैं। सबसे पहले माइटोसिस ही है ये, पहली बात। तो माइटोसिस के थ्रू एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी इंक्रीज कर लेता है और एक सेल डिवीजन भी कर लेता है। तो माइटोसिस के 2 स्टेजेस होते हैं, आप सब जानते हैं। पहला स्टेज है कैरियोकाइनेसिस, मींस न्यूक्लियर डिवीजन, और दूसरा स्टेज है एक बार 2 जगह पे न्यूक्लियस पहुंच गया तो साइटोप्लाज्मिक नॉच आने लगता है, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। एक से कितने हो गए? ये 1 से 2 हो गए ना। तो ये एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सबसे पहला वाला ही टाइप है। एंड एज दिस reproduction does not involve the union of 2 gametes, the new organisms has exact genetic similarity with the
रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये है रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर एग्जैक्टली सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, एकदम सेम एज द पेरेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन एंड अकर्स बाय माइटोटिक सेल डिविजन। ये यूनिपेरेंटल है और माइटोसिस के जरिए होता है। ये सब बेसिक पॉइंट से वापस से आ रहा है। एंड इसके एब्सेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज अ ड्रॉबैक। इस तरह के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक ड्रॉबैक है, एक डीमेरिट है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं आता है, नए नए तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ जीन, नए कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए नहीं बन पाते हैं, बिकॉज हर बार ये एक सिंगल पेरेंट के एग्जैक्ट डीएनए कॉपीज कैरी करता है, ठीक है। एक फायदा ये है कि दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अ वेरी रैपिड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बहुत फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, फटाफट रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, एज इन केस ऑफ पोटैटो, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल में, जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें सबसे फर्स्ट टाइप है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन वर्ड को ही ब्रेक कर लेते हैं, बाय मीन्स 2 होता है, फिशन मतलब डिविजन होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन। अगेन द नेम सजेस्ट मल्टीपल मीन्स ढेर सारे, एंड फिशन मतलब डिविजन। एंड थर्ड वन इज बडिंग। तीसरा कौन सा है? बडिंग। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन फटाफट प्रिपेयर कर लेते हैं। लेट अस सी व्हाट इज बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या होता है? बाइनरी फिशन तो किन में होता है? तो सबसे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, इनमें बाइनरी फिशन होता है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। और दूसरे जो यूकैरियोटिक है उनमें कौन से वाले? प्रोकैरियोटिक में आप देख सकते हो ना, किंगडम मोनेरा में जो आते हैं, एंड देन किंगडम प्रोटिस्टा में जो आते हैं उन्हें प्रोटिस्ट कहते हैं। तो कौन से प्रोटिस्ट हैं? तीनों के तीनों अलग अलग टाइप ऑफ बाइनरी फिशन के एग्जांपल्स हैं। तो याद रखिए, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है और एक आप बोल सकते हो कि हमारे लिए एक पैथोजन भी है। पैरामीशियम और यूग्लिना एक्सेट्रा। एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब बॉडी के बाकी जो पार्ट्स हैं वो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे बाइनरी फिजन के थ्रू, बट 2 ऐसे स्पेशल ऑर्गेनल्स हैं ना, एक सिंगल सेल के अंदर ही 2 ऐसे स्पेशल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का डीएनए होता है। सो दे कैन रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। एग्जाम्पल में कौन से ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है? वो है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा कौन है? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, एनिमल सेल के आप माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जांपल ले सकते हो, जो खुद के ही अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकते हैं, अपना ही नंबर बढ़ा सकते हैं बाय बाइनरी फिशन। एक तरह का आप बोल सकते हो कि जब जरूरत होती बॉडी में, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती, तो माइटोकॉन्ड्रिया अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। बाय विच मेथड? बाइनरी फिशन, ठीक है, क्लियर इतना? सो प्रोकैरियोट्स लाइक प्रोटिस्ट, नहीं, प्रोकैरियोट्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये हो गए। और तीसरा कौन होता है? तीसरे हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है। कौन सा बैक्टीरिया है यहाँ पे? तो ये बैक्टीरिया जो है ये बैसिलस है। बैसिलस वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि रॉड शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, उनको हम बैसिलस कहते हैं। दूसरा अमीबा है, ठीक है, ये एक प्रोटिस्ट है, किंगडम प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है। तीसरा पैरामीशियम है, अगेन अ प्रोटिस्ट, एंड देन अ फोटोसिंथेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड यूग्लिना, ठीक है। अब देखते हैं इनमें कैसा कैसा डिवीजन होता है। तो इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल। बाइनरी फिशन में बाय मतलब ही क्या होता है? 2, और फिशन मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो इस प्रोसेस में एक सिंगल सेल डिवाइड होती है और 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। अगेन द सेम PPT. So binary fission occurs by 3 main methods. अब बाइनरी फिजन के अंदर भी खुद 3 सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, कौन से हो? और बेसिकली यहाँ पे बीच में थोड़ा सा माइटोसिस और अमाइटोसिस भी बता दिया। माइटोसिस क्या होता है? जब सेल डिवीजन होता है एंड इसमें स्पिंडल फाइबर्स भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेल डिवीजन occurs by simple cleavage of the nucleus and division
ऑफ द साइटोप्लाज्म विथ स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन भी हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है न्यूक्लियस का, तो आप बोल सकते हो कि माइटोसिस है। बट अमाइटोसिस क्या होता है, जिसमें से सिंपली ये जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन है वो नहीं होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सिंपल बाइनरी फ्यूजन देखते हैं, जो कि बाइनरी फ्यूजन का फर्स्ट टाइप है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन। क्या है सिंपल बाइनरी फ्यूजन? लेट्स सी। इसमें क्या होता है ना, आप अगर अमीबा की बॉडी देखेंगे तो अमीबा की बॉडी का कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं होता है। ठीक है, कोई ऐसा पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, स्ट्रक्चर नहीं होता है, एंड हेंस आप अमीबा की बॉडी को किसी भी एक्सिस पे डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल 12 to 6, 3 to 9, तो भी वो दो इक्वल पार्ट्स में लगभग बट जाएगा। तो इस तरह के बाइनरी फ्यूजन को हम कहते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन। सिंपल क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिक्स एक्सिस का झंझट नहीं है कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ही हुआ तो ही दो इक्वल पार्ट्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी एक्सिस पे डिवाइड होने पे अगर दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं तो हम उसे सिंपल बाइनरी फ्यूजन कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा किस में होता है? अमीबा में होता है। तो एक्सिस ऑफ फ्यूजन या डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। अलग अलग प्रोटिस्ट में जो एक्सिस है वो अलग अलग होता है। अमीबा में किसी भी प्लेन में डिवाइड होकर के भी अमीबा दो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाता है ना, हेंस इसे सिंपल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। सिंपल बाइनरी फ्यूजन। दूसरा आता है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, जो कि किस में होता है? तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पैरामीशियम। कुछ ऑर्गेनिज्म जिनका एक स्पेसिफिक बॉडी का शेप होता है, एग्जांपल पैरामीशियम की आप देख सकते हैं कि बॉडी का एक शेप है। कैसा शेप है? स्लीपर शेप का, है ना। तो पैरामीशियम की बॉडी शेप एक स्लीपर शेप है, एंड दिस में यहाँ पे क्या हो रहा है? पैरामीशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। एंड व्हाट इज ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर डिवाइड हो रहा है तो उसे ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। जिसमें जो न्यूक्लियस है पहले उसका डिवीजन होगा कैरियोकाइनेसिस, फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। दोनों अपना अपना साइटोप्लाज्म भी बांट लेंगे एंड देन दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे एक फिक्स एक्सिस है क्या? यस। कौन सा एक्सिस है? अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, कोई भी एक्सिस है सिंपल बाइनरी फ्यूजन। और तीसरा टाइप है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। किसमें होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन? तो यूग्लिना, देखा आपने यूग्लिना, इसमें जो लॉन्ग एक्सिस है ना बॉडी का, जो वर्टिकल एक्सिस आपको लंबा वाला एक्सिस दिख रहा है, इसमें अगर वो लेंथ वाइज डिवाइड हो तो इसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। और ये भी एक फिक्स एक्सिस होता है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पर वो एक फिक्स एक्सिस पे डिवाइड होता है 12 to 6, तो इसे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, एग्जांपल यूग्लिना डिवाइड्स बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। समझा ये वाला टॉपिक? तो अगर आपका बाइनरी फ्यूजन हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है? जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना, एक ऑर्गेनिज्म से अगर ढेर सारे हो जाएंगे मल्टीपल फ्यूजन। एक से दो हो रहे तो क्या था? बाइनरी फ्यूजन। एक से ढेर सारे हो जाएंगे मल्टीपल फ्यूजन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीपल फ्यूजन किस में होता है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मल्टीपल फ्यूजन अगेन अमीबा में होता है। तो ऐसा क्यों? मतलब अमीबा कब डिसाइड करता है कि मुझे सिंपल बाइनरी फ्यूजन करना है और कब डिसाइड करता है कि मुझे मल्टीपल फ्यूजन करना है? कुछ तो चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो अमीबा को मजबूर करता है मल्टीपल फ्यूजन करने के लिए। क्या होता है मल्टीपल फ्यूजन? देखते हैं। अमीबा ना, ये सब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर फेवरेबल कंडीशन है ना, इनकी दुनिया में फेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेट कनेक्शन मस्त चल रहा है, वाईफाई है, खाने पीने को, है ना। इनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है फूड एंड वाटर। अगर फूड एंड वाटर अवेलेबल है इनकी दुनिया में फेवरेबल कंडीशन है। अगर खाना और पानी अवेलेबल नहीं है, इनकी दुनिया की एडवर्स कंडीशन चल रही है, बुरे हालात चल रहे हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल फ्यूजन अमीबा कब करता है। मल्टीपल फ्यूजन अमीबा तब करता है जब अमीबा की दुनिया में एडवर्स कंडीशन चल रहे होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन इज परफॉर्म्ड बाय अमीबा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू अमीबा में होता है एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ द सूडोपोडिया। अमीबा जो है ना, जो अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं, नकली पैर होते हैं जिससे वो चलता है, एक्चुअली पैर जैसे तो है नहीं, इसीलिए उसको सूडोपोडिया कहते हैं। तो अमीबा अपने सूडोपोडिया का प्रोडक्शन ही बंद कर देता है और लगभग एक फुटबॉल की तरह स्पेरिकल हो जाता है और अपने आसपास एक हार्ड कवरिंग सिक्रीट करता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं।
ठीक है, इट स्टॉप्स द मूवमेंट ऑल्सो। अमीबा को पता है भाई घूम फिर के मतलब नहीं है, खाना पानी तो अवेलेबल है नहीं, क्यों एनर्जी वेस्ट करें। तो ऐसे में अमीबा ना अपना मूवमेंट भी रोक देता है, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड एंड अदर एडवर्स कंडीशन इट बिकम्स राउंडेड, फुटबॉल की तरह गोल हो जाएगा, एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। ऐसे लेयर को हम, और ऐसे एंसिस्टेड अमीबा को हम सिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और या फिर अमीबा के अलावा कोई और भी प्रोटिस्ट है जिसने अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो एनवायरमेंट का उस पर कोई इफेक्ट ना हो और वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करके अंदर जिंदा रह सके, तो उसे भी हम सिस्ट कह सकते हैं, सिस्ट, कवच। ठीक है, जैसे अंगराज कर्ण का था ना कवच, कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता था बाकी चीजों का, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग था। इसी तरह से यहाँ पे भी सिस्ट है जो अमीबा को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और फिर अंदर ही अंदर क्या होता है पता है, अंदर ही अंदर ये जो अमीबा था ना, अमीबा ने क्या किया, एक सिंगल न्यूक्लियस है जो कि पैरेंट सेल था, इसने अपने आजू बाजू सिस्ट बना दिया। एक सिंगल न्यूक्लियस से इसने मल्टीपल क्या किया, ढेर सारे न्यूक्लियस बनाना शुरू किए, और हर न्यूक्लियस को अपना अपना थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बांट दिया। तो इस तरह से एक सिंगल अमीबा से ढेर सारे अमीबा के न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए, जिन्हें हम एमीब्यूले कहते हैं। ठीक है, तो मैनी न्यूक्लिया आर फॉर्म बाय रिपीटेड सेल डिवीजन। रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन से एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, एंड इट इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबको बंटवारे में थोड़ा थोड़ा अपना अपना साइटोप्लाज्म दे दिया, एंड देन ये एंसिस्टेड ही रहते हैं जब तक एडवर्स कंडीशन है। जैसे ही बारिश होना शुरू हो गई, खाना पीना अवेलेबल, ये जो सिस्ट है वो बर्स्ट होता है, एंड देन ढेर सारे डॉटर अमीब्यूले जो है अमीबा के जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। मतलब अमीबा ने अपनी स्पीशीज को बचाए रखा। ऐसा नहीं हुआ कि एडवर्स कंडीशन आ गए तो मर के वाइप आउट हो गए अर्थ से, ऐसा नहीं हुआ। जब एडवर्स कंडीशन है उसने अपने दिमाग लगाया, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई, बोली हम मरेंगे नहीं भाई, बाहर कितना भी प्रॉब्लम हो जाए हम अंदर अपने आप को बचा के रखेंगे। ऐसा सिर्फ अमीबा में नहीं करता, आप एक दो एनिमल्स और सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा अरे पोलर बियर्स भी तो ऐसे ही कुछ सिमिलर करते हैं, कि जब भी बहुत स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाता है उनके लिए ना, बहुत बर्फ होता है, खाने पीने को कुछ अवेलेबल नहीं है, ऐसे में भालू किस में चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, बर्फ में अंदर चला जाता है, पड़ा रहता है 6 महीने, है ना, अपने बॉडी वेट का 30-40% गवा देता है, फिर भी अंदर जिंदा तो पड़ा रहता है ना। इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल, आप फ्रॉग्स को जानते रहेंगे, गर्मी के दिन आते हैं फ्रॉग किधर चले जाते हैं, है ना, सब सॉइल में चले जाएंगे अंदर। ठीक है, जिस तरह से भालू जो है वो विंटर स्लीप में जाता है जिसे हाइबरनेशन कहते हैं, इसी तरह से जो फ्रॉग्स हैं वो समर स्लीप में जाता है जिसे एस्टिवेशन कहते हैं। इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल है, कौन सा वाला, तो यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द फिश विच ब्रीथ्स थ्रू लंग्स। कौन सी मछली है जो लंग्स से सांस लेती है, नाम ही है उसका लंग फिश। तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टोरी ऑफ लंग फिश तो आप देखेंगे कि जो नाइल रिवर है अफ्रीका में, वहां पे जब समर्स आते हैं और अगर रिवर ड्राई अप होती है तो ये जो मछली होती है ये थोड़ा सा मड कंज्यूम करके अंदर चली जाती है मिट्टी में, और अंदर ही अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस अपने आजू बाजू बनाती है जो कि सूख करके एक लेदरी कवच उन्हें दे देता है। एंड देन अफ्रीकन ट्राइब्स इसी मिट्टी से अपने घर बनाते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कई बार कि उस मिट्टी के अंदर एक मछली जो है वो एकदम ही डोरमेंसी में पड़ी हुई है। तो वो सॉइल को लेके अपने घर की दीवारें बना देते हैं, एंड देन वो मछली पड़ी हुई है दीवारों के अंदर ही। मान लो 1 साल बारिश नहीं हुई, 2 साल बारिश नहीं हुई, 3 साल बारिश नहीं हुई, चौथे साल अगर बारिश हुई तो भी जैसे ही बारिश का पानी दीवारों में जाता है, पहली बूंद मछली के ऊपर उसके लेदर पे गिरती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है वापस, तब तक वो डोरमेंसी में पड़ी रहती है। कितना अमेजिंग चीज है ना, कि मतलब इतने सालों तक बिना खाना खाए बिना पानी पिए जिंदा रहना, इट्स रियली एन अमेजिंग थिंग। ठीक है, क्या पता कब ह्यूमंस को भी ये क्वालिटी सीखनी पड़े, क्योंकि जिस तरह से हम हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, जल्दी हमें सिस्ट में जाना पड़ेगा। तो cyst breaks open on arrival of a favorable condition and many amoebulae are released। तो ये भी सेकंड टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, 2 मार्क्स क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया अबाउट बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, लास्ट वन इज वेरी इजी कॉल्ड एज बडिंग। ठीक है, कौन सा है लास्ट वन,
इट्स कॉल्ड बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग भी आप दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब यूनिसेलुलर में भी बडिंग होता है और मल्टी सेलुलर में भी बडिंग होता है। यूनिसेलुलर में बडिंग किन में होता है, तो एक ऐसा यूनिसेलुलर फंगस है जिसको हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, नेम दैट फंगस। यस, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है बेकिंग में भी, इट्स कॉल्ड एज, है ना, बेकर्स ईस्ट। ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंगस है, उसमें किस तरह से होता है देखो, रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एक वीडियो भी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल ईस्ट सेल है जिसके ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ होने लग रहा है, इसे हम बड कहते हैं। एंड देन धीरे धीरे जो मेन पैरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होकर के कैरियोकाइनेसिस करके इस बड में माइग्रेट कर जाता है। एंड देन वो सफिशिएंटली ग्रो होने के बाद अपने पैरेंट सेल से अलग हो जाता है एंड देन अपना इंडिपेंडेंटली रहने लगता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है देखो, you will see that the each cell performing budding, that is a small bud coming out of the many parent cells. तो asexual reproduction occurs by budding in yeast, जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है, ठीक है, समझा यहाँ तक। स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द पैरेंट सेल, पैरेंट सेल के ऊपर एक छोटा सा बल्ज मतलब आउट ग्रोथ आने लगता है। दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बड, इसी बल्ज को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। एंड वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिया enters into the bud, तो दो डॉटर न्यूक्लियस थे उनमें से एक बड में चला जाता है, सफिशिएंटली ग्रो होने के बाद वो अपने पैरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है एंड स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर ईस्ट सेल। तो यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म भी होता है, ठीक है। ईस्ट में आप देख सकते हैं डायग्राम भी है यहाँ पे, पेरेंट्स ईस्ट सेल न्यूक्लियस, यहाँ पे एक छोटा सा बड हो गया पैरेंट सेल पे, जहां पे देखो न्यूक्लियस का एक पार्ट कैरियोकाइनेसिस के बाद माइग्रेट कर गया, लगभग पूरी तरह से कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्म में दोनों में डिवाइड हो रहा है, दो डॉटर सेल जस्ट अटैच्ड है ना, डॉटर सेल ऑन द पैरेंट सेल, दे आर जस्ट अटैच्ड। और आप देख सकते हैं कि डॉटर सेल्स पे अगेन एक बल्ज हो गया, मतलब ये सक्सेसिवली चलते ही जाता है और इस तरह से ईस्ट अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, मतलब शुगर अवेलेबल होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आपका बाइनरी फिशन हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या होता है, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना, एक ऑर्गेनिज्म से अगर ढेर सारे हो जाएंगे मल्टीपल फिशन, एक से दो हो रहे तो क्या था बाइनरी फिशन, एक से ढेर सारे हो जाएंगे मल्टीपल फिशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीपल फिशन किस में होता है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मल्टीपल फिशन अगेन अमीबा में होता है। तो ऐसा क्यों, मतलब अमीबा कब डिसाइड करता है कि मुझे सिंपल बाइनरी फिशन करना है और कब डिसाइड करता है कि मुझे मल्टीपल फिशन करना है, कुछ तो चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो अमीबा को मजबूर करता है मल्टीपल फिशन करने के लिए। क्या होता है मल्टीपल फिशन देखते हैं। अमीबा ना ये सब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर फेवरेबल कंडीशन है ना, इनकी दुनिया में फेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेट कनेक्शन मस्त चल रहा है, वाईफाई है, खाने पीने को, है ना, इनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है फूड एंड वाटर। अगर फूड एंड वाटर अवेलेबल है इनकी दुनिया में फेवरेबल कंडीशन है, अगर खाना और पानी अवेलेबल नहीं है इनकी दुनिया की एडवर्स कंडीशन चल रही है, बुरे हालात चल रहे हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल फ्यूजन अमीबा कब करता है। मल्टीपल फ्यूजन अमीबा तब करता है जब अमीबा की दुनिया में एडवर्स कंडीशन चल रहे होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन इज परफॉर्म्ड बाय अमीबा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू अमीबा में होता है एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ द सूडोपोडिया। अमीबा जो है ना, जो अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं, नकली पैर होते हैं जिससे वो चलता है, एक्चुअली पैर जैसे तो है नहीं, इसीलिए उसको सूडोपोडिया कहते हैं। तो अमीबा अपने सूडोपोडिया का प्रोडक्शन ही बंद कर देता है और लगभग एक फुटबॉल की तरह स्पेरिकल हो जाता है और अपने आसपास एक हार्ड कवरिंग सिक्रीट करता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। ठीक है, इट स्टॉप्स द मूवमेंट आल्सो। अमीबा को पता है भाई घूम फिर के मतलब नहीं है, खाना पानी तो अवेलेबल है नहीं, क्यों एनर्जी वेस्ट करें। तो ऐसे में अमीबा ना अपना मूवमेंट भी रोक देता है एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड एंड अदर एडवर्स कंडीशन इट बिकम्स राउंडेड, फुटबॉल की तरह गोल हो जाएगा एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। ऐसे लेयर को हम और ऐसे
एंसिस्टेड अमीबा को हम सिस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और या फिर अमीबा के अलावा कोई और भी प्रोटिस्ट है जिसने अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो एनवायरमेंट का उस पर कोई इफेक्ट ना हो और वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करके अंदर जिंदा रह सके, तो उसे भी हम सिस्ट कह सकते हैं। सिस्ट कवच, ठीक है। जैसे अंगराज कर्ण का था ना कवच, कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता था बाकी चीजों का, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग था। इसी तरह से यहाँ पे भी सिस्ट है जो अमीबा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और फिर अंदर ही अंदर क्या होता है पता है? अंदर ही अंदर ये जो अमीबा था ना, अमीबा ने क्या किया, एक सिंगल न्यूक्लियस है जो कि पैरेंट सेल था, इसने अपने आजू बाजू सिस्ट बना दिया। एक सिंगल न्यूक्लियस से इसने मल्टीपल क्या किया, ढेर सारे न्यूक्लियस बनाना शुरू किए, और हर न्यूक्लियस को अपना अपना थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बांट दिया। तो इस तरह से एक सिंगल अमीबा से ढेर सारे अमीबा के न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए, जिन्हें हम एमीब्यूले कहते हैं, ठीक है। तो मैनी न्यूक्लिया आर फॉर्म बाय रिपीटेड सेल डिवीजन। रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन से एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, एंड इट इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबको बंटवारे में थोड़ा थोड़ा अपना अपना साइटोप्लाज्म दे दिया, एंड देन ये एंसिस्टेड ही रहते हैं जब तक एडवर्स कंडीशन है। जैसे ही बारिश होना शुरू हो गई, खाना पीना अवेलेबल, ये जो सिस्ट है वो बर्स्ट होता है, एंड देन ढेर सारे डॉटर अमीब्यूले जो है अमीबा के जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। मतलब अमीबा ने अपनी स्पीशीज को बचाए रखा। ऐसा नहीं हुआ कि एडवर्स कंडीशन आ गए तो मर के वाइप आउट हो गए अर्थ से, ऐसा नहीं हुआ। जब एडवर्स कंडीशन है उसने अपने दिमाग लगाया, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई, बोली हम मरेंगे नहीं भाई, बाहर कितना भी प्रॉब्लम हो जाए हम अंदर अपने आप को बचा के रखेंगे। ऐसा सिर्फ अमीबा में नहीं करता, आप एक दो एनिमल्स और सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा अरे पोलर बियर्स भी तो ऐसे ही कुछ सिमिलर करते हैं, कि जब भी बहुत स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाता है उनके लिए ना, बहुत बर्फ होता है, खाने पीने को कुछ अवेलेबल नहीं है, ऐसे में भालू किस में चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, बर्फ में अंदर चला जाता है, पड़ा रहता है 6 महीने, है ना, अपने बॉडी वेट का 30-40% गवा देता है, फिर भी अंदर जिंदा तो पड़ा रहता है ना। इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल, आप फ्रॉग्स को जानते रहेंगे, गर्मी के दिन आते हैं फ्रॉग किधर चले जाते हैं, है ना, सब सॉइल में चले जाएंगे अंदर, ठीक है। जिस तरह से भालू जो है वो विंटर स्लीप में जाता है जिसे हाइबरनेशन कहते हैं, इसी तरह से जो फ्रॉग्स हैं वो समर स्लीप में जाता है जिसे एस्टिवेशन कहते हैं। इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल है, कौन सा वाला, तो यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द फिश विच ब्रीथ्स थ्रू लंग्स। कौन सी मछली है जो लंग्स से सांस लेती है, नाम ही है उसका लंग फिश। तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टोरी ऑफ लंग फिश तो आप देखेंगे कि जो नाइल रिवर है अफ्रीका में, वहां पे जब समर्स आते हैं और अगर रिवर ड्राई अप होती है तो ये जो मछली होती है ये थोड़ा सा मड कंज्यूम करके अंदर चली जाती है मिट्टी में, और अंदर ही अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस अपने आजू बाजू बनाती है जो कि सूख करके एक लेदरी कवच उन्हें दे देता है। एंड देन अफ्रीकन ट्राइब्स इसी मिट्टी से अपने घर बनाते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कई बार कि उस मिट्टी के अंदर एक मछली जो है वो एकदम ही डोरमेंसी में पड़ी हुई है। तो वो सॉइल को लेके अपने घर की दीवारें बना देते हैं, एंड देन वो मछली पड़ी हुई है दीवारों के अंदर ही। मान लो 1 साल बारिश नहीं हुई, 2 साल बारिश नहीं हुई, 3 साल बारिश नहीं हुई, चौथे साल अगर बारिश हुई तो भी जैसे ही बारिश का पानी दीवारों में जाता है, पहली बूंद मछली के ऊपर उसके लेदर पे गिरती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है वापस, तब तक वो डोरमेंसी में पड़ी रहती है। कितना अमेजिंग चीज है ना, कि मतलब इतने सालों तक बिना खाना खाए बिना पानी पिए जिंदा रहना, इट्स रियली एन अमेजिंग थिंग, ठीक है। क्या पता कब ह्यूमंस को भी ये क्वालिटी सीखनी पड़े, क्योंकि जिस तरह से हम हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, जल्दी हमें सिस्ट में जाना पड़ेगा। तो cyst breaks open on arrival of a favorable condition and many amoebulae are released। तो ये भी सेकंड टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया अबाउट बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, लास्ट वन इज वेरी इजी कॉल्ड एज बडिंग, ठीक है। कौन सा है लास्ट वन? इट्स कॉल्ड बडिंग। बडिंग में क्या होता है? बडिंग भी आप दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब यूनिसेलुलर में भी बडिंग होता है और मल्टीसेलुलर में भी बडिंग होता है। यूनिसेलुलर में बडिंग किन में होता है? तो एक ऐसा यूनिसेलुलर फंगस है जिसको हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, नेम दैट फंगस। यस, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है बेकिंग में भी, इट्स कॉल्ड एज, है ना, बेकर्स ईस्ट।
ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंगस है, उसमें किस तरह से होता है देखो रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एक वीडियो भी है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल ईस्ट सेल है जिसके ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ होने लग रहा है, इसे हम बड कहते हैं। एंड देन धीरे धीरे जो मेन पैरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होकर के कैरियोकाइनेसिस करके इस बड में माइग्रेट कर जाता है। एंड देन वो सफिशिएंटली ग्रो होने के बाद अपने पैरेंट सेल से अलग हो जाता है एंड देन अपना इंडिपेंडेंटली रहने लगता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है देखो, you will see that the each cell performing budding, that is a small bud coming out of the many parent cells. तो asexual reproduction occurs by budding in yeast, जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, समझा यहाँ तक? स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द पैरेंट सेल, पैरेंट सेल के ऊपर एक छोटा सा बल्ज मतलब आउट ग्रोथ आने लगता है। दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बड, इसी बल्ज को हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। एंड वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिया enters into the bud। तो दो डॉटर न्यूक्लियस थे, उनमें से एक बड में चला जाता है। सफिशिएंटली ग्रो होने के बाद वो अपने पैरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है एंड स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर ईस्ट सेल। तो यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म भी होता है। ठीक है, ईस्ट में आप देख सकते हैं डायग्राम भी है यहाँ पे, पेरेंट्स ईस्ट सेल न्यूक्लियस, यहाँ पे एक छोटा सा बड हो गया पैरेंट सेल पे, जहां पे देखो न्यूक्लियस का एक पार्ट कैरियोकाइनेसिस के बाद माइग्रेट कर गया। लगभग पूरी तरह से कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्म में दोनों में डिवाइड हो रहा है, दो डॉटर सेल जस्ट अटैच्ड है ना, डॉटर सेल ऑन द पैरेंट सेल, दे आर जस्ट अटैच्ड। और आप देख सकते हैं कि डॉटर सेल्स पे अगेन एक बल्ज हो गया, मतलब ये सक्सेसिवली चलते ही जाता है और इस तरह से ईस्ट अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, मतलब शुगर अवेलेबल होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर आपका बाइनरी फिशन हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन क्या होता है? जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है ना, एक ऑर्गेनिज्म से अगर ढेर सारे हो जाएंगे मल्टीपल फिशन, एक से दो हो रहे तो क्या था? बाइनरी फिशन। एक से ढेर सारे हो जाएंगे मल्टीपल फिशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मल्टीपल फिशन किस में होता है, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि मल्टीपल फिशन अगेन अमीबा में होता है। तो ऐसा क्यों? मतलब अमीबा कब डिसाइड करता है कि मुझे सिंपल बाइनरी फिशन करना है और कब डिसाइड करता है कि मुझे मल्टीपल फिशन करना है? कुछ तो चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर आ जाता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो अमीबा को मजबूर करता है मल्टीपल फिशन करने के लिए। क्या होता है मल्टीपल फिशन? देखते हैं। अमीबा ना, ये सब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर फेवरेबल कंडीशन है ना, इनकी दुनिया में फेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंटरनेट कनेक्शन मस्त चल रहा है, वाईफाई है, खाने पीने को है ना, इनके लिए सिर्फ एक ही चीज है, वो है फूड एंड वाटर। अगर फूड एंड वाटर अवेलेबल है, इनकी दुनिया में फेवरेबल कंडीशन है। अगर खाना और पानी अवेलेबल नहीं है, इनकी दुनिया की एडवर्स कंडीशन चल रही है, बुरे हालात चल रहे हैं। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल फ्यूजन अमीबा कब करता है। मल्टीपल फ्यूजन अमीबा तब करता है जब अमीबा की दुनिया में एडवर्स कंडीशन चल रहे होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फ्यूजन इज परफॉर्म्ड बाय अमीबा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू अमीबा में होता है एंड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट। अमीबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ द सूडोपोडिया। अमीबा जो है ना, जो अमीबा के फॉल्स फीट होते हैं, नकली पैर होते हैं जिससे वो चलता है, एक्चुअली पैर जैसे तो है नहीं, इसीलिए उसको सूडोपोडिया कहते हैं। तो अमीबा अपने सूडोपोडिया का प्रोडक्शन ही बंद कर देता है और लगभग एक फुटबॉल की तरह स्पेरिकल हो जाता है और अपने आसपास एक हार्ड कवरिंग सिक्रीट करता है जिसे हम सिस्ट कहते हैं। ठीक है, इट स्टॉप्स द मूवमेंट आल्सो। अमीबा को पता है भाई घूम फिर के मतलब नहीं है, खाना पानी तो अवेलेबल है नहीं, क्यों एनर्जी वेस्ट करें। तो ऐसे में अमीबा ना अपना मूवमेंट भी रोक देता है एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड एंड अदर एडवर्स कंडीशन इट बिकम्स राउंडेड, फुटबॉल की तरह गोल हो जाएगा एंड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है। ऐसे लेयर को हम, और ऐसे इंसिस्टेड अमीबा को हम सिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और या फिर अमीबा के अलावा कोई और भी प्रोटिस्ट है जिसने अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया है प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो एनवायरमेंट का उस पर कोई इफेक्ट ना हो और वो अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करके अंदर जिंदा रह सके। तो उसे भी हम सिस्ट कह सकते हैं, सिस्ट, कवच। ठीक है, जैसे अंगराज कर्ण का था ना कवच, कि उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता था बाकी चीजों का,
क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग था। इसी तरह से यहाँ पे भी सिस्ट है जो अमीबा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और फिर अंदर ही अंदर क्या होता है पता है, अंदर ही अंदर ये जो अमीबा था ना, अमीबा ने क्या किया, एक सिंगल न्यूक्लियस है जो कि पैरेंट सेल था, इसने अपने आजू बाजू सिस्ट बना दिया। एक सिंगल न्यूक्लियस से इसने मल्टीपल क्या किया, ढेर सारे न्यूक्लियस बनाना शुरू किए, और हर न्यूक्लियस को अपना अपना थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म बांट दिया। तो इस तरह से एक सिंगल अमीबा से ढेर सारे अमीबा के न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो गए, जिन्हें हम एमीब्यूले कहते हैं, ठीक है। तो मैनी न्यूक्लिया आर फॉर्म बाय रिपीटेड सेल डिवीजन। रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन से एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, एंड इट इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबको बंटवारे में थोड़ा थोड़ा अपना अपना साइटोप्लाज्म दे दिया, एंड देन ये एंसिस्टेड ही रहते हैं जब तक एडवर्स कंडीशन है। जैसे ही बारिश होना शुरू हो गई, खाना पीना अवेलेबल, ये जो सिस्ट है वो बर्स्ट होता है, एंड देन ढेर सारे डॉटर अमीब्यूले जो है, अमीबा के जो डॉटर सेल्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं एनवायरमेंट में। मतलब अमीबा ने अपनी स्पीशीज को बचाए रखा। ऐसा नहीं हुआ कि एडवर्स कंडीशन आ गए तो मर के वाइप आउट हो गए अर्थ से, ऐसा नहीं हुआ। जब एडवर्स कंडीशन है उसने अपने दिमाग लगाया, अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाई, बोली हम मरेंगे नहीं भाई, बाहर कितना भी प्रॉब्लम हो जाए हम अंदर अपने आप को बचा के रखेंगे। ऐसा सिर्फ अमीबा में नहीं करता, आप एक दो एनिमल्स और सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा अरे पोलर बियर्स भी तो ऐसे ही कुछ सिमिलर करते हैं कि जब भी बहुत स्नोफॉल होता है, बहुत ज्यादा एडवर्स कंडीशन हो जाता है उनके लिए ना, बहुत बर्फ होता है, खाने पीने को कुछ अवेलेबल नहीं है, ऐसे में भालू किस में चला जाता है, हाइबरनेशन में चला जाता है, बर्फ में अंदर चला जाता है, पड़ा रहता है 6 महीने, है ना, अपने बॉडी वेट का 30-40% गवा देता है, फिर भी अंदर जिंदा तो पड़ा रहता है ना। इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल, आप फ्रॉग्स को जानते रहेंगे, गर्मी के दिन आते हैं फ्रॉग किधर चले जाते हैं, है ना, सब सॉइल में चले जाएंगे अंदर, ठीक है। जिस तरह से भालू जो है वो विंटर स्लीप में जाता है जिसे हाइबरनेशन कहते हैं, इसी तरह से जो फ्रॉग्स हैं वो समर स्लीप में जाता है जिसे एस्टिवेशन कहते हैं। इससे भी खतरनाक एग्जाम्पल है, कौन सा वाला, तो यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द फिश विच ब्रीथ्स थ्रू लंग्स। कौन सी मछली है जो लंग्स से सांस लेती है, नाम ही है उसका लंग फिश। तो आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे स्टोरी ऑफ लंग फिश तो आप देखेंगे कि जो नाइल रिवर है अफ्रीका में, वहां पे जब समर्स आते हैं और अगर रिवर ड्राई अप होती है तो ये जो मछली होती है ये थोड़ा सा मड कंज्यूम करके अंदर चली जाती है मिट्टी में, और अंदर ही अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस अपने आजू बाजू बनाती है जो कि सूख करके एक लेदरी कवच उन्हें दे देता है। एंड देन अफ्रीकन ट्राइब्स इसी मिट्टी से अपने घर बनाते हैं, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कई बार कि उस मिट्टी के अंदर एक मछली जो है वो एकदम ही डोरमेंसी में पड़ी हुई है। तो वो सॉइल को लेके अपने घर की दीवारें बना देते हैं, एंड देन वो मछली पड़ी हुई है दीवारों के अंदर ही। मान लो 1 साल बारिश नहीं हुई, 2 साल बारिश नहीं हुई, 3 साल बारिश नहीं हुई, चौथे साल अगर बारिश हुई तो भी जैसे ही बारिश का पानी दीवारों में जाता है, पहली बूंद मछली के ऊपर उसके लेदर पे गिरती है तो वो एक्टिवेट हो जाती है वापस, तब तक वो डोरमेंसी में पड़ी रहती है। कितना अमेजिंग चीज है ना कि मतलब इतने सालों तक बिना खाना खाए, बिना पानी पिए जिंदा रहना, इट्स रियली एन अमेजिंग थिंग, ठीक है। क्या पता कब ह्यूमंस को भी ये क्वालिटी सीखनी पड़े, क्योंकि जिस तरह से हम हमारे एनवायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, जल्दी हमें सिस्ट में जाना पड़ेगा। तो cyst breaks open on arrival of a favorable condition and many amoebulae are released। तो ये भी सेकंड टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। 2 मार्क्स क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया अबाउट बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, लास्ट वन इज वेरी इजी कॉल्ड एज बडिंग, ठीक है। कौन सा है लास्ट वन, इट्स कॉल्ड बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग भी आप दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, मतलब यूनिसेलुलर में भी बडिंग होता है और मल्टीसेलुलर में भी बडिंग होता है। यूनिसेलुलर में बडिंग किन में होता है, तो एक ऐसा यूनिसेलुलर फंगस है जिसको हम फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, नेम दैट फंगस, यस, बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है बेकिंग में भी, इट्स कॉल्ड एज, है ना, बेकर्स ईस्ट। ईस्ट जो है एक यूनिसेलुलर फंगस है, उसमें किस तरह से होता है देखो, रिप्रोडक्शन, यहाँ पे एक वीडियो भी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल ईस्ट सेल है जिसके ऊपर एक छोटा सा आउटग्रोथ होने लग रहा है, इसे हम बड कहते हैं। एंड देन धीरे धीरे जो मेन पैरेंट सेल है उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होकर के कैरियोकाइनेसिस करके इस बड में माइग्रेट कर जाता है, एंड देन वो सफिशिएंटली ग्रो होने के बाद अपने पैरेंट सेल से अलग हो जाता है,
एंड देन अपना इंडिपेंडेंटली रहने लगता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है देखो, you will see that the yeast cell performing budding, that is a small bud coming out of the many parent cells. तो asexual reproduction occurs by budding in yeast, जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है। ठीक है, समझा यहाँ तक? स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ द पैरेंट सेल, पैरेंट सेल के ऊपर एक छोटा सा बल्ज मतलब आउट ग्रोथ आने लगता है। दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बड, इसी बल्ज को हम क्या कहते हैं? बड कहते हैं। एंड वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिया एंटर्स इनटू द बड। तो दो डॉटर न्यूक्लियस थे, उनमें से एक बड में चला जाता है। सफिशिएंटली ग्रो होने के बाद वो अपने पैरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है एंड स्टार्ट्स टू लिव इंडिपेंडेंटली एज अ डॉटर ईस्ट सेल। तो यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म भी होता है। ठीक है, ईस्ट में आप देख सकते हैं डायग्राम भी है यहाँ पे, पेरेंट्स ईस्ट सेल न्यूक्लियस, यहाँ पे एक छोटा सा बड हो गया पेरेंट सेल पे, जहाँ पे देखो न्यूक्लियस का एक पार्ट कैरियोकाइनेसिस के बाद माइग्रेट कर गया। लगभग पूरी तरह से कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुका है, फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। साइटोप्लाज्म में दोनों में डिवाइड हो रहा है। 2 डॉटर सेल्स जस्ट अटैच्ड है ना, डॉटर सेल ऑन द पेरेंट सेल, दे आर जस्ट अटैच्ड। और आप देख सकते हैं कि डॉटर सेल्स पे अगेन एक बल्ज हो गया, मतलब ये सक्सेसिवली चलते ही जाता है और इस तरह से ईस्ट अपना नंबर बढ़ाते रहते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, मतलब शुगर अवेलेबल होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए।